नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। हमारी ट्राई सर्विस में अगर किसी भी फोर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए तो वो इंडियन नेवी है। और हमारे जितने भी वॉरशिप्स मौजूद हैं उनमें से मैक्सिमम वेसल को अभी भारत में बनाया जा रहा है। और अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपनी फ्लीट में 100% तक इंडिजिनस वेसल को ऑपरेट करने का फैसला भी किया जा रहा है। अभी कुछ हद तक हम रशियन ऑरिजिन वॉरशिप्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अगर मॉडर्न वॉरशिप्स की बात करें तो उसमें हमारे तलवार क्लास के फ्रिगेट्स आ सकते हैं। और अभी हम एडिशनल 4 तलवार क्लास के फ्रिगेट्स को भी रशिया से खरीद चुके हैं, जो कि इंडियन नेवी में शामिल होने वाले आखिरी इंपोर्टेड वेसल्स होने वाले। इन 4 वेसल में से इनिशियल 2 वेसल को रशिया में बनाकर भारत को डिलीवर करना था और बाकी 2 वेसल्स को गोवा शिपयार्ड की तरफ से भारत में बनाया जाने वाला था, जिसमें 80% टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर किया जाता। अब इनिशियली जब इन वेसल्स को खरीदने के लिए भारत की तरफ से रशिया के साथ एक डील को फाइनल किया गया था, तब इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेकर कुछ इश्यूज सामने आ गए थे, क्योंकि इसमें रशियन नहीं बल्कि यूक्रेनियन जोरिया मैस्प्रोकेट के इंजन का इस्तेमाल होने वाला था। तो यूक्रेन की तरफ से रशियन वेसल के लिए इंजन को सप्लाई करने से इनकार किया गया था। इसके बाद में भारत की तरफ से रिक्वेस्ट करने के बाद यूक्रेन की तरफ से इन वेसल्स के लिए इंजन को सप्लाई करने के लिए सहमति जताई गई थी। और इनिशियली जो 2 वेसल थे, यानी कि जिनको रशिया की यंत्र शिपयार्ड में बनाया जाने वाला था, उन 2 वेसल के लिए यूक्रेन की तरफ से इंजन को सप्लाई कर दिया गया था। लेकिन अभी ये जो 2 वेसल भारत की गोवा शिपयार्ड में बनाए जाने वाले हैं, इनके लिए अभी इंजन को सप्लाई करने में परेशानी हो रही है। और आप सब जानते हैं कि पहले से रशिया और यूक्रेन अभी जंग में फंसे हुए हैं। तो ऐसे हालात में भारत के लिए अपनी तलवार प्लस क्लास की 2 वेसल्स के लिए एक इंजन को एक्वायर करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि ना तो इसके लिए रशिया चाहकर भी हमको इंजन को सप्लाई कर सकता और ना ही यूक्रेन अभी उस हालात में कि वो भारत को इसके लिए इंजन को सप्लाई कर पाएगा। अगला अपडेट अटैक हेलीकॉप्टर की तरफ से है। अभी इंडियन आर्मी में एक अच्छे खासे नंबर में अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और आगे चल के करीब 150 से भी ज़्यादा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी हमारी आर्मी और हमारी एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाने वाला है। इसके अलावा अभी हम अच्छी खासी नंबर में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की आर्म्ड वेरिएंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन हेलीकॉप्टर की सेफ्टी के लिए इसमें शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें अभी हमारी सभी अटैक हेलीकॉप्टर्स में मिस्ट्रल एयर टू एयर मिसाइल को इंटीग्रेट करने की बात सामने है, जो कि करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी से किसी भी एरियल टारगेट पर निशाना लगा सकता है। वैसे पहले से इनकी वेपन पैकेज में मिस्ट्रल मिसाइल को इंक्लूड किया गया था, लेकिन अभी ऑफिशियल इनको इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया। इसके अलावा भी इंडिजिनस तरीके से भी इन हेलीकॉप्टर से फायर करने के लिए एक शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश भी किया जा रहा है, जिसमें हमारी जो मैन पोर्टेबल वेरी शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम था, उसी की एक एयर टू एयर वेरिएंट को बनाया जाने वाला है, जिसे हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। और सेम टाइम पर अभी मिस्ट्रल मिसाइल को भी इन हेलीकॉप्टर्स में इंटीग्रेट किया जाएगा और साथ ही इन मिसाइल को भी भारत में बनाया जाने वाला है। इनको हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2020 के अंदर मेक 3 कैटेगरी के अंदर भारत में बनाया जाने वाला है। और इसके लिए डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान भारत डायनामिक लिमिटेड और MBDA के बीच एक MOU को भी साइन किया चुका है, जिसमें इन मिसाइल्स को भी भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से TOT के साथ भारत में बनाया जाने वाला है। अगला अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और हमारी फ्यूचर हाई थ्रस्ट इंजन की तरफ से है। एक दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि अभी सफरान की तरफ से बात बताया गया कि 2029 तक वो अभी DRDO के साथ मिलकर भारत की 110 किलोटन क्लास की इंजन की पहली प्रोटोटाइप को तैयार करने वाले, जिसके बाद आने वाले 4 से 5 सालों में इसकी सभी टेस्ट को कंप्लीट करके इसको एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के लिए सर्टिफाई किया जाएगा, जिसके बाद 2035 तक इसे एमका की मार्क 2 वेरिएंट में इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की बात करें तो इसको लेके भी 1-2 दिन पहले कुछ खबर सामने आ चुके हैं और इसकी डिज़ाइन में कुछ बदलाव भी देखने को मिला है, जिसमें खास करके इसकी अंडर कैरेज सेक्शन में और मिसाइल हार्ड पॉइंट्स की लोकेशन में कुछ चेंज देखा गया है। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की प्रोडक्शन वेरिएंट में अभी DRDO और सफरान की तरफ से डेवलप किए जाने वाले हाई थ्रस्ट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा।
पहले बताया गया था कि ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर की इनिशियल यूनिट्स में जनरल इलेक्ट्रिक की 414 INS-6 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 98 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। और इनिशियली इसी इंजन को भी ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर की कुछ प्री प्रोडक्शन यूनिट्स में और ईयरली प्रोडक्शन यूनिट में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर की सभी प्रोडक्शन यूनिट्स में इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके पीछे कारण यह है क्योंकि एमका की मार्क II वेरिएंट की तरह ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर की जो प्रोडक्शन वेरिएंट होगा वो 2035 के बाद ही प्रोडक्शन में एंटर कर पाएगा, क्योंकि इंडियन नेवी अपनी MiG-29 के फाइटर जेट्स को 2035 के बाद रिटायर करना शुरू करने वाली है। और सेम टाइम पर हमारी इंडिजिनस इंजन भी तैयार हो चुका होगा, तो इम्पोर्टेड इंजन के बदले इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर की जितने भी प्रोटोटाइप्स को बनाया जाएगा और प्री प्रोडक्शन यूनिट्स को बनाया जाएगा, जिनको फ्लाइट टेस्टिंग के लिए या फिर वेपन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उन सभी में जनरल इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।